हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे। सभी का तैयारी काफी अच्छे से चल रहा होगा। हम पढ़ रहे सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ रहे थे शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में लगभग सभी टॉपिक हमने खत्म कर लिए हैं। मुश्किल से 2 टॉपिक बचे हैं जो हम डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर, फिर नेक्स्ट चैप्टर, फिर नेक्स्ट चैप्टर, फिर सॉइल मैकेनिक्स खत्म। अब ये नेक्स्ट 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 चैप्टर कौन कौन सा है? स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, अर्थ प्रेशर थ्योरी, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फाउंडेशन इंजीनियरिंग को मैं सब्जेक्ट नहीं बनाता भाई, चैप्टर है वो। ओके, डिस्कस करेंगे वो एक ही में। सैलो डिप दोनों डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वेल चलिए पहले इसको निपटाते हैं यार, आगे की कहानी आगे। चलो चालू करते हैं। देखो, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में अब तक आपने सभी तरह के टेस्ट पढ़ लिए। डायरेक्ट शियर टेस्ट पढ़ लिया, ट्राइक्सियल टेस्ट पढ़ लिया, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट पढ़ लिया, वेन शियर टेस्ट पढ़ लिया। तो एक नोट बना के लिखिए। यहाँ पे मैंने कुछ समराइज करने का कोशिश किया है ना, जो सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठते हैं। कौन से ड्रेनेज कंडीशन में किस तरह का टेस्ट होता है? डायरेक्ट शियर टेस्ट में हम ड्रेनेज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो ड्रेन्ड कंडीशन में होता है। सुटेबल फॉर कोहेजनलेस सॉइल लाइक सैंड। फ्री ड्रेनिंग सॉइल के लिए सुटेबल था डायरेक्ट शियर टेस्ट। ट्राइक्सियल टेस्ट, ड्रेन्ड या अनड्रेन्ड कोई भी कंडीशन आप मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे हम ड्रेनेज को कंट्रोल कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसको किसी भी तरह के टेस्ट एनवायरनमेंट में किया जा सकता है। तो इट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, इट इज अनड्रेन्ड टेस्ट। वेन शियर टेस्ट, इट इज ऑल्सो अनड्रेन्ड टेस्ट। याद रखना, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट is suitable for saturated clay. Vein shear test is suitable for soft saturated clay and silt both. एग्जाम में आएंगे, ठीक है। मैच दी फॉलोइंग, ठीक है। मैच दी फॉलोइंग में टाइप ऑफ सॉइल दे देगा, या मैच दी फॉलोइंग में ड्रेनेज कंडीशन दे देगा, या कोई सेंटेंस बना के दे दिया 2-4, इनमें से कौन सही है, ऐसा है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल, एक नोट बना के लिखिए। चलो, अब आपका नया टॉपिक है स्केम्पटन्स पोर प्रेशर पैरामीटर्स, बी एंड ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कंसेप्ट समझिए। देखो हमने क्या बोला, पोर प्रेशर पैरामीटर मतलब पोर प्रेशर से कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा, ठीक। अभी देखो, पोर प्रेशर की मेजरमेंट आपको क्यों चाहिए? ताकि आप इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस कर पाओ, ठीक। मान लो अगर पोर प्रेशर नहीं मेजर कर पा रहे हो लेबोरेटरी में, तुम्हारे पास मेजर करने का सिस्टम नहीं है, अगर अदर देन एनी ट्राइक्सियल कर रहे हो तो वहां तो मेजर नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वहां भी तुमको पोर प्रेशर की वैल्यू अगर चाहिए तो क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, स्केम्पटन साहब ने एक कंसेप्ट दिया। वो बोले अगर प्रैक्टिकली तुम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो बाबू पोर प्रेशर, तो मेरा अप्रोच फॉलो करो। मैं एक थियोरेटिकल कंसेप्ट देता हूं, फॉलो दिस थियोरेटिकल कंसेप्ट, यू विल इजीली एबल टू कैलकुलेट दी पोर प्रेशर। समझ में आ रहा है? तो इनका थियोरेटिकल अप्रोच क्या है वो देखते हैं। इनका थियोरेटिकल अप्रोच है टू फाइंड आउट पोर प्रेशर। ओके, इफ इट इज नॉट, हेडिंग डालिए, लिखना चालू करिए, समझेंगे। छोटा सा टॉपिक है बस सुन। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर पोर वाटर प्रेशर प्रैक्टिकली, देन theoretical approach is given by Skempton to find pore pressure U. pore pressure parameter इन्होंने डिफाइन किया B and A, represent the response of pore pressure due to change in lateral pressure, that is cell pressure, and vertical pressure. It can be divided into 2 stage. अभी आपको समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया सेल प्रेशर, क्या हो गया वर्टिकल? अरे भाई सिंपली कनेक्ट करो। पोर प्रेशर पैरामीटर बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट द रेस्पॉन्स ऑफ पोर प्रेशर। रेस्पॉन्स ऑफ पोर प्रेशर मतलब पोर प्रेशर में क्या बदलाव आएगा ड्यू टू चेंज इन लैटरल प्रेशर। लैटरल प्रेशर में जो चेंज आ रहा है, लैटरल प्रेशर मतलब जो कन्फाइनिंग प्रेशर, कन्फाइनिंग स्टेज के टाइम में लगा रहे हो, इसमें अगर कोई चेंज आता है तो इसके साथ पोर प्रेशर कैसे वेरी करता है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है? पैरामीटर बी। उसी तरह से डेविएटर स्ट्रेस, वर्टिकल जो स्ट्रेस लगा रहे हो कौन सा? डेविएटर स्ट्रेस, उसमें कोई चेंज
उस कारण से पोर प्रेशर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप बना रहा है, तो वो पोर प्रेशर पैरामीटर ए यही कह रहा है ना। तो इसको हम दो स्टेजेस में निकालेंगे। सेल प्रेशर स्टेज में हम बी को डिफाइन कर लेंगे, और डेविएटर स्टेज जब हम शियरिंग लोड लगाते हैं, मतलब जो कंप्रेसिव लोड लगाते हैं जिस कारण से शियरिंग होता है, वो डेविएटर स्टेज है। तो डेविएटर स्टेज में ए निकाल लेंगे। ठीक है, तो बी एंड ए हमको पता चल जाएगा, तो इनको यूज करके हम पोर वाटर प्रेशर निकाल लेते हैं। क्लियर है? देखिए कैसे। लिखिए पहला सेल प्रेशर स्टेज, जिसमें हम पैरामीटर बी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, लिखिए पैरामीटर बी इज डिफाइंड इन दिस स्टेज। इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोर प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन सेल प्रेशर ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज। कहने का मतलब जब आप कन्फाइनिंग स्टेज में है तो तब ओके पैरामीटर बी इज इक्वल टू चेंज इन पोर प्रेशर, रेशियो ऑफ चेंज इन पोर प्रेशर, तो डेल्टा यू सी चेंज इन पोर प्रेशर, इसलिए मैं लिख रहा हूं डेल्टा यू सी। ठीक है, सी क्यों? चेंज इन पोर प्रेशर ड्यूरिंग कन्फाइनिंग स्टेज, पहला स्टेज, डिवाइडेड बाई चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर, तो डेल्टा सिग्मा सी, या इसको आप डेल्टा सिग्मा 3 कह सकते हो। कन्फाइनिंग प्रेशर को हम सिग्मा 3 कहते थे ना। दिस इज योर पैरामीटर बी, जिसमें ये क्या है? चेंज इन पोर प्रेशर है, चेंज है, ध्यान देना, चेंज चेंज बार बार लिख रहा हूं, है ना। चेंज इन पोर प्रेशर, चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर, चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर बी है, इसका वैल्यू क्या होता है, रेंज क्या होता है? तो इसका रेंज आप ध्यान रखना, बी जो है ये होता है 0 to 1, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होता नहीं है। ठीक है, बी इक्वल टू 0 किसके लिए होता है? किसमें पोर वाटर प्रेशर नहीं होगा? ड्राई सॉइल भाई। है कि नहीं? पानी ही नहीं है, 0। ओके, बी इक्वल टू 0 फॉर ड्राई सॉइल, दैट इज मिनिमम, है कि नहीं? बी का मिनिमम वैल्यू किसके लिए होता है? इक्वल टू 0 फॉर ड्राई सॉइल। बी मैक्स कितना होगा? इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि रेंज ही मैंने बोल दिया 0 to 1। तो ये किसके लिए होता है? सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, ये बेसिकली किसके लिए होगा? सैचुरेटेड सॉइल, फॉर सैचुरेटेड सॉइल। वो ड्राई सॉइल, तो ये सैचुरेटेड सॉइल। ओके, अब लिखो डेविएटर स्टेज, सेकेंड स्टेज, पैरामीटर ए। पैरामीटर ए इज डिफाइंड इन दिस स्टेज, लेकिन पैरामीटर ए को डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया जाता है। पैरामीटर ए इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अनदर पैरामीटर ए बार, सच दैट ए बार इक्वल टू ए इंटू बी। कुछ यूं कि ए बार बराबर कितना है आपका? ए इंटू बी। और ए बार का क्या फॉर्मूला है? चेंज इन पोर प्रेशर बाई चेंज इन डेविएटर स्ट्रेस। मतलब आपका चेंज इन पोर प्रेशर डेल्टा यू ड्यूरिंग डेविएटर स्टेज, एक मिनट यार, डेल्टा यू ड्यूरिंग डेविएटर स्टेज बाय चेंज इन डेविएटर स्टेज, डेल्टा सिग्मा डी। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू चेंज इन डेविएटर, चेंज इन पोर वाटर प्रेशर ड्यूरिंग डेविएटर स्टेज, डेल्टा सिग्मा डी क्या होगा यार? ये चेंज क्या होगा? डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा। तो ये है ए बार। ओके, इस तरह से कुछ पैरामीटर ए डिफाइन किया गया है। कैसे? ए बार इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब ए इक्वल टू ए बार बाई बी, सीधी सी बात है। ए इक्वल टू कितना? ए बार बाई बी। ए को डायरेक्टली नहीं डिफाइन किया गया है, ए को स्कैम्पटन साहब ने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ अनदर पैरामीटर ए बार, सच दैट ए बार इक्वल टू ए इंटू बी।
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इज 3, ये किसके लिए होता है? लूज सैचुरेटेड सैंड के लिए। लूज सैचुरेटेड सैंड के लिए ए का मैक्सिमम वैल्यू होता है जिसका वैल्यू होता है 3, याद रखना। एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इज -0.5, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ए कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। ये किसके लिए? फॉर ओवर कॉन्सोलिडेटेड सॉइल, किसके लिए? ओवर कॉन्सोलिडेटेड सॉइल। सो इसका रेंज क्या है? किसका? ए का जो रेंज है -0.5 टू 3। मिनिमम वैल्यू इज -0.5 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 3। मिनिमम वैल्यू इज फॉर ओवर कॉन्सोलिडेटेड सॉइल, दैट इज योर -0.5, एंड मैक्सिमम वैल्यू 3 इज फॉर लूज सैचुरेटेड सैंड। लूज सैचुरेटेड सैंड क्यों? अरे लूज सैचुरेटेड सैंड के केस में देखो, पोर प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा था ना, इफेक्टिव स्ट्रेस ज्यादा कम रही, शियर स्ट्रेंथ ज्यादा लूज कर रहा था, लिक्विफैक्शन का सीन था, है ना? याद आ रहा है? तो ये आपका कन्फाइनिंग स्टेज में पैरामीटर बी, डिवेटर स्टेज में पैरामीटर ए डिफाइन हो गया। अब चलिए मैं आपको बताता हूं टोटल चेंज इन पोर प्रेशर कैसे निकालेंगे। तो टोटल चेंज इन पोर वाटर प्रेशर, तो टोटल चेंज इन पोर वाटर प्रेशर को मैं कहता हूं डेल्टा यू। ध्यान से देखना, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या? डेल्टा यू ड्यूरिंग कन्फाइनिंग स्टेज प्लस डेल्टा यू ड्यूरिंग डेविएटर स्टेज। ठीक, फॉर्मूला पुट कर दो। डेल्टा यू ड्यूरिंग कन्फाइनिंग स्टेज इज पोर प्रेशर पैरामीटर बी गुना डेल्टा सिग्मा सी प्लस डेल्टा यू ड्यूरिंग डेविएटर स्टेज इज इक्वल टू योर ए बार इंटू डेल्टा सिग्मा डी, यही था। बी इंटू डेल्टा सिग्मा सी प्लस सिग्मा सी कहने का मतलब सिग्मा 3, है ना? फिर ए बार इक्वल टू क्या था? ए गुना बी डेल्टा सिग्मा डी को हम कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा सी इक्वल टू, अगर मैं यहां से बी कॉमन निकालू तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा सिग्मा सी प्लस ए डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा सी ब्रैकेट क्लोज बड़ा ब्रैकेट इज इक्वल टू चेंज इन पोर प्रेशर। ठीक है, इसको लिख लीजिए, कंप्लीट करिए। इसको कैसे यूज करना है न्यूमेरिकल के माध्यम से मैं अभी आपको समझाऊंगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, है ना? उसके माध्यम से आपको मैं समझा दूंगा। अब सुनिए, ट्रायक्सियल टेस्टिंग से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्या बातें हैं वो? सुनो, मैंने क्या बोला था, दिमाग लगाना। ट्रायक्सियल टेस्टिंग में हम ड्रेनेज को कंट्रोल कर सकते हैं। यस, किसी भी तरह के सॉइल के ऊपर ट्रायक्सियल टेस्टिंग किया जा सकता है। यस, ड्रेनेज कंट्रोल मतलब अनड्रेन्ड ड्रेन्ड कोई भी कंडीशन हो टेस्टिंग किया जा सकता है। यस, और किसी भी तरीके के सॉइल के ऊपर टेस्टिंग किया जा सकता है। बोलोगे यस? याद करना, क्लास पढ़ाते वक्त मैंने कभी एक चीज बोला था कि जैसे क्लेई सॉइल है, तो क्लेई सॉइल के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या? अनड्रेन्ड कंडीशन बनता है, क्योंकि उसका नेचर उस तरीके से है। क्लेई सॉइल का परमिएबिलिटी कम है, इसलिए तो क्लेई सॉइल के लिए जो फेवरेबल कंडीशन बनती है, अनुकूल जो वातावरण बनती है, वो बनती है आपका अनड्रेन्ड कंडीशन। बट मान लो कि अगर हम क्लेई सॉइल को ड्रेन्ड कंडीशन में टेस्ट किए तो क्या होगा? सवाल ये, अगर हम क्लेई सॉइल को ड्रेन्ड कंडीशन में टेस्ट किए तो क्या होगा? मतलब ड्रेन्ड कंडीशन किसका फेवरेबल कंडीशन है? ड्रेन्ड कंडीशन फेवरेबल कंडीशन है सैंड का, है ना? कि आप सैंड को ड्रेन्ड कंडीशन में टेस्ट करोगे तो जो सैंड का नेचर है उसी के अकॉर्डिंग सारा डेटा, सारा चीज निकल रही होगी। लेकिन अगर हम सैंड को टेस्ट कर दी अनड्रेन्ड कंडीशन में तो क्या होगा? मतलब जिसका जो फेवरेबल कंडीशन है उस कंडीशन में ना टेस्ट करते हुए दूसरे के कंडीशन में आप टेस्ट कर रहे हो। मतलब क्लेई सॉइल को हम ड्रेन्ड कंडीशन में टेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ ट्रायक्सियल में सेटअप है, या ड्रेनेज वाल्व को
ओपन कर देंगे तो ड्रेन्ड हो जाएगा, ड्रेनेज वेल को क्लोज रखेंगे तो अनड्रेन्ड रहेगा, बस यही चीज है। समझ रहे हो बात को? तो देखिए, तो बिहेवियर चेंज हो जाती है। कहने का मतलब है क्लेई सॉइल के लिए फेवरेबल कंडीशन जो माहौल है वो है उसका अनड्रेन्ड कंडीशन, लेकिन उसको आप ड्रेन्ड कंडीशन में टेस्ट करोगे जो कि सैंड का है ना फेवरेबल कंडीशन है, तो क्लेई सॉइल का बिहेवियर एज ए सैंड होने लगेगा। पहला पॉइंट। दूसरी बात, अगर हम ओवर कॉन्सेंट्रेटेड क्ले, क्या ओवर कॉन्सेंट्रेटेड क्ले, तो ओवर कॉन्सेंट्रेटेड क्ले ये भी तो क्ले है, अनड्रेन्ड कंडीशन इज फेवरेबल, बट इसको अगर हम ड्रेन्ड कंडीशन में टेस्ट करेंगे, मतलब सीयर टेस्ट ड्रेन्ड कंडीशन में करेंगे, तो इसका बिहेवियर एज ए C5 सॉइल देखने को मिलता है। दूसरी बात क्लियर? क्ले को अगर ड्रेन्ड कंडीशन में टेस्ट किया तो बिहेवियर हमको दिखने को मिलेगा सैंड जैसा, ओवर कॉन्सेंट्रेटेड क्ले को अगर ड्रेन्ड कंडीशन में टेस्ट किया तो बिहेवियर हमको देखने को मिलेगा C5 सॉइल जैसा। तीसरी बात, अगर आपने सैंड को जो उसका फेवरेबल कंडीशन है वो क्या है, ड्रेन्ड कंडीशन, बट इफ यू आर टेस्टिंग सैंड इन अनड्रेन्ड कंडीशन तो सैंड का बिहेवियर कैसा दिखने को मिलेगा, क्ले जैसा। समझ रहे हो? इन तीन बातों को ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग घुमा सकता है। क्वेश्चन में दिया रहेगा सैंड है बट वो बोलेगा अनड्रेन्ड कंडीशन, तो उसके अकॉर्डिंग मोहर सर्कल वगैरह बनेगा, फिर एनालिसिस होगी, फिर शियर स्ट्रेंथ निकलेगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इन बातों को लिखेंगे, ये तीन बातें। पहला पॉइंट, इफ सैचुरेटेड क्ले इज टेस्टेड इन अनड्रेन्ड कंडीशन, तो क्ले है उसको अनड्रेन्ड कंडीशन टेस्ट कर रहे हो तो फेवरेबल कंडीशन है ना, अनुकूल है ना वातावरण है, सो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये प्योर क्ले जैसा ही बिहेवियर होगा। तो मोहर सर्कल जो बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा ये इस तरह का बन जाएगा मोहर सर्कल आपका। ओके, एंड दिस विल बी योर फेलियर इनवेलप, ये आपका फेलियर इनवेलप। ये आपका सिग्मा एन, कौन सा एनालिसिस, टोटल स्ट्रेस, अनड्रेन्ड है, ठीक है, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस। ये आपका सिग्मा 3, ये आपका सिग्मा 1, फाई इक्वल टू 0, दिस इज योर इक्वल टू C कोहेजन विच इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस ऑफ सॉइल। समझ गए? तो क्ले के केस में, प्योर क्ले के केस में जो शियर स्ट्रेंथ होता है टाउ S इज इक्वल टू टाउ मैक्स। तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब क्या सेकंड, मतलब ये तो उसका नेचर को फॉलो करता हुआ है, लिख लीजिए, लिखते चलिए। सैचुरेटेड क्ले को अगर हम ड्रेन्ड टेस्ट करें तो क्या होता है, तो ड्रेन्ड टेस्ट इज जनरली डन फॉर सैंडी सॉइल एंड इफ ड्रेन टेस्ट इज डन इन लैब फॉर क्ले, हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ट्रायक्सियल सेटअप में ड्रेनेज कंट्रोल करने का प्रावधान है, तो इट विल बी अगेंस्ट नॉर्मल बिहेवियर ऑफ क्ले। क्ले का नॉर्मल बिहेवियर क्या है कि आप क्ले को अनड्रेन टेस्टिंग करिए। हाँ, हालांकि हम क्ले के केस में भी ड्रेन टेस्ट करते हैं। कब करते हैं ड्रेन टेस्ट क्ले के केस में, कब परफॉर्म होता है, मैंने बताया था जब आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी निकाल रहे हो तब आप ड्रेन टेस्ट करोगे क्ले के ऊपर, है ना। तो तो आप अभी समझिए, लेकिन जब हम देखो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी निकालना मतलब समझ रहे हैं हम, वो टेस्ट अपने आप में बहुत टाइम टेकिंग है। हाँ, जरूरत पड़ती है तो हम निकालते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो क्ले का नेचर है वो क्या है, अनड्रेन्ड। अनड्रेन्ड टेस्टिंग उसको ज्यादा सूट करता है क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी कम हो। समझ रहे हैं? Hence, in case of drain test performed on normally considered clay, अगर आप normally considered clay के ऊपर drain test perform करोगे, it will behave like sand, और ओवर कॉन्सेंट्रेटेड क्ले के ऊपर अगर आप ड्रेन टेस्ट परफॉर्म करेंगे इट विल बिहेव लाइक सिल्ट। तो जो मोहर सर्कल बनेगा वो कैसा बनेगा, जैसे यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस टाउ एंड सिग्मा एन, ठीक है, शियर स्ट्रेस, सॉरी एक मिनट, दिस विल बी योर टाउ एंड दिस विल बी योर सिग्मा एन। तो मोहर सर्कल एक के केस में देखो
ऐसा बन जाएगा ये कुछ मोहर सर्कल इस तरह से। मैं एक एक मोहर सर्कल बना के दिखा रहा हूँ, है ना। इस केस में ऐसा मोहर सर्कल बन जाएगा। ये रहेगी आपकी सिग्मा 3, ये रहेगी आपकी सिग्मा 1। ओके, नाउ ये रहेगा आपका 5 और C इक्वल टू 0। तो ये किसके लिए? नॉर्मली कॉन्सोलिडेटेड क्ले एनसीसी के लिए, ओवर कॉन्सोलिडेटेड क्ले के लिए ओसीसी के लिए C5 बिहेवियर हो रहा है ना, सिल्ट जैसा। तो ये सिग्मा 3, ये सिग्मा 3, ये सिग्मा 1। ये जो इंटरसेप्ट है ये आपको C का वैल्यू दे देगा, और ये एंगल आप यहां से निकालोगे, ये आपको फाई का वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो ये किसका हो गया मोहर सर्कल? इस तरह का जनरली सैंड के लिए बनता है। इस तरह का मोहर सर्कल किसके लिए बनता है? सैंड के लिए बनता है जनरली। और इस तरह का मोहर सर्कल किसके लिए बनता है? सिल्ट के लिए बनता है। लेकिन आपने क्या किया है? ओवर कॉन्सोलिडेटेड क्ले को ड्रेन्ड टेस्ट किया है, इसलिए सिल्ट जैसा बिहेवियर देखने को मिल रहा है। सेम टाइम पे नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले को ड्रेन्ड टेस्ट किया है, इसलिए सैंड जैसा बिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो उस जैसा मोहर सर्कल को भी हम फॉलो कर रहे होंगे अपने कैलकुलेशंस में। ठीक है, और एक बात, जब तुम ड्रेन्ड टेस्ट कर ही रहे हो तो ये जो एनालिसिस होगा वो क्या होगा? बेसिकली इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस। इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस। क्यों? याद करो, बेसिक ऑब्जेक्टिव मैंने क्या बोला था इन टेस्ट का? हम ये करते हैं कि जो भी पोर में पानी है उसको पूरा निकलवा देते हैं, मतलब पोर प्रेशर को जीरो कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में जो भी टोटल स्ट्रेस होंगे वो क्या होंगे? इफेक्टिव स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर। तो पोर प्रेशर आपने कर दिया जीरो, इफेक्टिव स्ट्रेस माइनस जीरो, तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस। अगर तुम्हारे पास पोर प्रेशर की वैल्यू नहीं भी है, मान के चलो, तो स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर आपको मैंने पढ़ाया, अभी बताया, जानकारी उसका दिया, उसको यूज करके हम पोर प्रेशर निकाल लेंगे, थ्योरेटिकली निकाल लेंगे। अगर है ना, क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, हम सॉल्व करेंगे, आप देखिएगा। हम थ्योरेटिकली पोर प्रेशर की वैल्यूज को निकाल लेंगे, फिर वहां से चीजों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस चलेगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ये सारे नोट इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप अनड्रेन्ड टेस्ट कर रहे हो सैचुरेटेड सैंड के ऊपर, सैंड का जो मतलब नेचर है वो ये है कि इसकी परमेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए हम इस पे ड्रेन टेस्ट करें तो बहुत अच्छी बात। जनरली करते भी, जैसे सीयर बॉक्स टेस्ट हम करते थे, जिसको हम डायरेक्ट सीयर टेस्ट कर रहे हैं, वो ड्रेन्ड टेस्ट होता था, क्योंकि वहां पे हम ड्रेनेज को कंट्रोल ही नहीं कर पाते थे, तो वो ड्रेन टेस्ट होती थी, है ना। तो वो फ्री ड्रेनिंग सॉइल के लिए सुटेबल था, जैसा कि सैंड। तो इट इज अगेंस्ट द नेचर ऑफ सैंड, and as sand is a type of free draining soil, comma drained condition is favorable for it, sand के लिए, but if undrained test is performed on sand then it will behave like clay। इसका सैंड का बिहेवियर हो जाता है उल्टा, क्ले जैसा, है ना। मतलब फाई इक्वल टू आपको जीरो मिलेगा, तो जो मोहर सर्कल मिलेगा आपको कैसा मिलेगा? लाइक दिस। ठीक है, और आप कौन सा एनालिसिस कर रहे हो? टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस होगा। ठीक, ये आपका सिग्मा 1 का वैल्यू, ये आपका सिग्मा 3 का वैल्यू, फाई इक्वल टू जीरो, और आपको एक कोहेजन देखने को मिलेगा सी। ये मोहर सर्कल को आपको यूज करना होगा। ये आपका फेलियर इन्वेलप, फेलियर इन्वेलप। नॉर्मल स्ट्रेस एक्स एक्सिस के अलाउ, शियर स्ट्रेसेस वाई एक्सिस के अलाउ। ठीक है, ये नोट समझ गए? तो इसी के साथ समाप्त होती है आपकी ये चैप्टर, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, क्लैपिंग। ठीक है, अब हम करेंगे, सब चीज पढ़ा दिया, एक भी पॉइंट नहीं छूटा आपका चैप्टर में। किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम का क्वेश्चन उठाओगे सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाता हूँ।
ओके देखो ऑब्जेक्टिव तो यूं ही चुटकी में आंसर कर रहे होंगे, क्योंकि इतना डेप्थ में जाके हम लोगों ने बातचीत किया है, डिस्कशन किया है, वो सॉल्व हो जाएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज हम करवाएंगे, है ना। अभी सब्जेक्ट अभी तक तो हम परमिएबिलिटी वाले चैप्टर तक तो लगातार करवा ही दिए थे। कॉम्पैक्शन के बाद से जब थोड़ा स्पीड अप करने की जरूरत पड़ी तो चैप्टर्स को हम स्पीड अप करते हुए खत्म करवा रहे थे, और उसमें जो क्वेश्चन बनता था कन्वेंशनल वगैरह वो हमने सॉल्व करवा दिया था। लेकिन अभी हम अलग से एमसीक्यू वाला सीरीज जो हम करते आ रहे थे, क्या करते आ रहे थे, गेट का, ईएससी का, एसएससी का, इनका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे, ठीक है, अलग से। तो वो हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे, अभी थोड़ा स्पीड अप करना है मेरे को, सब्जेक्ट को खत्म करना है पहले, सभी चैप्टर्स आपके दिमाग में आ जाएंगे। तो वो तो आप प्रैक्टिस अभी कर ही रहे होगे, नहीं भी अगर कर रहे हो कोई बात नहीं, इन चैप्टर्स को खत्म होने दीजिए। इसके बाद एक 6-7-8 घंटे का जो भी वीडियो सीरीज बनेगा, है ना, उसमें जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसके एमसीक्यू डिस्कस मार देंगे, ठीक है। तो अभी मैं कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाता हूं, जो कि ये ओवरऑल चैप्टर का बेसिक डेवलप करेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखिए, ए सैंपल ऑफ ड्राई सैंड टेस्टेड इन ट्राइक्सियल टेस्ट एंड डायरेक्ट शियर टेस्ट। मतलब एक सैंपल है, कोई ड्राई सैंड का सैंपल है, उसको आप ट्राइक्सियल टेस्टिंग भी कर रहे हैं, डायरेक्ट शियर टेस्ट भी कर रहे हैं, कॉमा इन ट्राइक्सियल टेस्ट सैंपल फेल्स। ट्राइक्सियल टेस्टिंग जब आप कर रहे हो तो सैंपल फेल हो रहा है, कब फेल हो रहा है, सैंपल फेल हो रहा है, कब फेल हो रहा है, जब सिग्मा 1 इक्वल टू 960 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इतना, और सिग्मा 3 इक्वल टू 260 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस कंडीशन पे सैंपल आपका हो गया फेल, फुल स्टॉप। व्हाट शियर स्ट्रेंथ वुड be expected in direct shear test when normal stress is 230 kilonewton per meter square। समझ रहे हो, मतलब सीधा क्वेश्चन यही पूछ रहा है, आप ये बताओ मेरे को कि जब आप डायरेक्ट शियर टेस्ट करोगे इसी सैंड के ऊपर, तो करस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू 230 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या शियर स्ट्रेंथ आपका सॉइल शो करेगा। तो देखिए सॉल्व करना चालू करते हैं। बेसिक कंसेप्ट पहला, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल ही तुमको निकालना है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। सोचना मैं कैसे सोच रहा हूं, उसी हिसाब से सोचना। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल तुमको निकालना है, ठीक है, जो निकालना है पहले वही चीज फोकस करेंगे। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल फ्रॉम डायरेक्ट शियर टेस्ट, तो डायरेक्ट शियर टेस्ट में आप देखो फेलियर एनवेलप कैसा बनता है। अब ये सैंड है, तो सैंड का जो फेलियर एनवेलप बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो सैंड का जनरली फेलियर एनवेलप बनाओ, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल निकालना है, मतलब फेलियर एनवेलप की ओर चलो आप, ये शियर स्ट्रेंथ और ये सिग्मा एन। यहाँ पे देखो ड्राई सॉइल सैंपल है, तो आपका कहने का मतलब है सीधी सीधी बात, पोर प्रेशर 0 है ना, ड्रेन टेस्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे बात, ये होगा सैंड का फेलियर एनवेलप, ये होगा एंगल फाई, और इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज इक्वल टू सिग्मा एन टेन फाई, यही तो इक्वेशन होगा इस पर्टिकुलर लाइन का। सो आपसे यही तो पूछ रहा है कि एट सिग्मा एन, ये मान लो कोई सिग्मा एन का वैल्यू है जो कि है तुम्हारा कितना 230 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना नॉर्मल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेंथ का क्या वैल्यू होगा, सॉइल का शियर स्ट्रेंथ क्या रही होगी, तो इतना रही होगी, दिस पर्टिकुलर टाउ एस, है ना, टाउ टाउ सॉइल। तो ये हमको टाउ सॉइल निकालना है, तो टाउ सॉइल मैं निकालूंगा तो मैं लिखूंगा सिग्मा एन टेन फाइव। यहाँ पे देखो ड्रेन टेस्ट है तो इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस होगा, तो पोर प्रेशर इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ड्राई सॉइल सैंपल है, पोर प्रेशर का कोई डिटेल दिया नहीं है, तो पोर प्रेशर 0 है, तो बाय डिफॉल्ट, है ना, तो मैं सीधा लिखता हूं सिग्मा एन टेन फाइव विच इज योर 230 इंटू 10 फाइव। अब सर फाइव का वैल्यू बताओ ना, नहीं बताए हो भाई, फाइव का वैल्यू बता देंगे तो हम अभी तुरंत आपको शियर स्ट्रेंथ बता देंगे, फाइव का वैल्यू आप बताए नहीं। चलो फाइव निकालते हैं, यहाँ पे देखो ट्राइक्सियल टेस्ट का डेटा दिया है, ट्राइक्सियल टेस्ट, तो सैंड के ऊपर भी ट्राइक्सियल टेस्टिंग किया गया है, ट्राइक्सियल टेस्ट, ठीक है। तो सैंड का क्या होता है,
एट फेलियर देखो ट्राइक्सियल टेस्ट में एट फेलियर जो हम इक्वेशन लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 डिग्री प्लस 5/2। समझना बात। सैंड का कोहेजन 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म हो गया 0 क्योंकि c इक्वल टू 0। तो बचा क्या आपके पास फॉर्मूला, ये वाला पार्ट सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2। अभी इस वाले पार्ट में आपको सिग्मा 1 का वैल्यू 960 दे रखा है, सिग्मा 3 का वैल्यू 260 दे रखा है, एक ही अननोन बचा फाई। क्या फाई नहीं निकल जाएगा यहां से, तो फाई इक्वल टू कैसे निकालेंगे, 960 डिवाइडेड बाई 260, 960 और 260 ही है ना, देख लो एक बार, 960 260, ठीक है। 960 बाई 260 इक्वल टू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2। ओके, और अगर मैं दोनों बगल अंडर रूट करूं, अंडर रूट, तो मैं लिख सकता हूं रूट अंडर 960 बाई 260। देखो अब सिंपल कैलकुलेशन बचा है, ठीक है, tan 45 डिग्री प्लस 5/2। और थोड़ा सा कैलकुलेशन मारूं तो मैं लिख सकता हूं 45 डिग्री प्लस 5/2, ये बराबर होगा tan इनवर्स रूट अंडर 960 बाई 260। ये सब क्वेश्चन एसएससी जेई वगैरह में आएगा तो उतना टाइम आपके पास होगा नहीं, है ना, तो सीधा सीधा आप डायरेक्ट फॉर्मूला बनाओ, ठीक है, ऐसे स्टेप बाय लिख के लास्ट में एक बार कैलकुलेटर में चलाना, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 5/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, सीधा देखो रूट अंडर 960 बाई 260 माइनस 45 डिग्री, इतना, तो फाई इक्वल टू 2 गुना tan इनवर्स रूट अंडर 960 बाई 260, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, 96/26 भी लिख दो चलेगा, माइनस 45 डिग्री ब्रैकेट निकालो, चलाओ कैलकुलेटर, देखो क्या है मेरे पास, कैलकुलेटर चला रहा हूँ, तुम भी चलाओ, ये कैलकुलेटर ले लेना अगर एसएससी जेई जैसा एग्जाम आपको अटेम्प्ट करना है तो, ठीक है। ये या इस तरह का और एक ये तो हमारे पास थोड़ा है, ओके, आप और एक कैलकुलेटर ले सकते हो जो कि केशियो का आता है, एकदम सीमेंट कलर का दिखता है, जो बचपन में यूज करते थे, वो वाला कैलकुलेटर सबसे बेस्ट है, ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बुझाएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ इससे सब कुछ सॉल्व हो जाती है। ओके, आपको दिखेगा कि नहीं, लेकिन देखिए एक बार कोशिश करिए, कितना आ रहा है, उल्टा आ जाएगा ना, मैं ऐसा उल्टा करूंगा तो आपको सीधा दिखेगा क्या, 35 डिग्री आएगा यार, ठीक है, लिखो 35 डिग्री 0 मिनट 48.87 सेकेंड, इतना। तो ये आ गया आपका फाई का वैल्यू। जब तुमको फाई का वैल्यू निकल गया तो अब तुम सीआर स्ट्रेंथ निकाल लो यार, सीआर स्ट्रेंथ निकालना था, tan इतना कितना, ठीक है, tan, अब सिंपल tan का, एक मिनट, tan 35 डिग्री 0 मिनट 48.87 सेकेंड इंटू कितना था, कितने पे निकालना था आपको, 230 पे। तो shear स्ट्रेंथ मतलब shear स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इक्वल टू tan 35 डिग्री 0 मिनट 48.87 सेकेंड इंटू 230 था ना नॉर्मल लोडिंग, इतने पे निकालना था, तो ये निकल जाएगा 161.12 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द shear strength of this particular sand, इतना आंसर।
समझ में आया? कैलकुलेशन सिंपल था। चलो ये क्वेश्चन करो। ए टेस्ट परफॉर्म्ड इन टू आइडेंटिकल स्पेसिमेन, मतलब सॉइल स्पेसिमेन सेम है, 2 बार टेस्ट कर रहे हैं बस। ए टेस्ट परफॉर्म्ड इन टू आइडेंटिकल स्पेसिमेन, आप क्वेश्चन लिखो, स्पेसिमेन ऑफ सैचुरेटेड सॉइल विथ, है ना, अच्छा क्विथ हो गया, विथ WITH, विथ पोर वाटर प्रेशर गिवन इन टेबल बिलो, ये टेबल दिया गया है। डिटरमाइन द शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर मतलब सी एंड फाई निकालना है। तो यहाँ पे इफेक्टिव शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर होगा C डैश फाई डैश, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे बिकॉज पोर वाटर प्रेशर एट फेलियर इज गिवन, है ना, ऑफ सॉइल अंडर ड्रेन्ड एंड अनड्रेन्ड कंडीशन। चलो भाई ठीक, मतलब आपको दोनों कंडीशन में निकालने के लिए बोल रहा है। इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर भी निकालो और टोटल स्ट्रेस पैरामीटर भी निकालो, मतलब टोटल स्ट्रेस एनालिसिस भी करिए, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस भी करिए, वहां से सी एंड फाई का वैल्यू निकाल के बताइए इस पर्टिकुलर सॉइल के लिए। ठीक है, दोनों चाहिए, ट्राई करो, दिमाग लगा लिया, सोच लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं हुआ, हो गया, चलो जो भी हुआ, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो लेते हैं केस 1, हमको क्या निकालना है दोस्तों, ड्रेन्ड अनड्रेन्ड दोनों निकालना है। ड्रेन्ड निकालेंगे माने इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे, माने कि C डैश एंड फाई डैश कैलकुलेट करेंगे। अनड्रेन्ड निकालेंगे मतलब टोटल स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे, मतलब C एंड फाई निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको दे रखा है टेबल, एट फेलियर दे रखा, ठीक है, ये कंडीशन क्या दे रखा, एट फेलियर, देखो ध्यान दो, पोर वाटर प्रेशर एट फेलियर, है ना, तो ये सारा डेटा एट फेलियर की करस्पॉन्डिंग है। तो मैं चालू करता हूं, एक पहला कौन सा एनालिसिस, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस अनड्रेन्ड कंडीशन के लिए। ठीक है, ये समझा दूंगा, टोटल स्ट्रेस वाला तो सिंपल है, तुमको मालूम ही है। देखो यार, सैंपल ए, सैंपल ए, सिग्मा 3, सिग्मा सी का वैल्यू कितना था सैंपल ए के लिए, एक मिनट रुक जाओ, सैंपल ए के लिए सिग्मा सी का वैल्यू था 250, ठीक है, ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है ना। सिग्मा डी का वैल्यू कितना था एट फेलियर, 179। पोर प्रेशर का वैल्यू कितना है एट फेलियर, 101। तो सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल, ठीक है, एक मिनट, टोटल स्ट्रेसेस, अभी लिखता हूं, टोटल स्ट्रेसेस माइनर, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनर PS इज इक्वल टू सिग्मा सी विच इज इक्वल टू सिग्मा 3 इक्वल टू 250। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस विच इज इक्वल टू सिग्मा 1 विच इज इक्वल टू, ये टोटल में लिख रहा हूं, है ना, विच इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3, दैट इज 250 प्लस 179 हो जाएगा आपका। तो ये करोगे तो कितना आ जाएगा, 429। ये मेजर लिख लिया अपन ने, अब हम मेजर माइनर लिख लिया। अब टोटल स्ट्रेस, अब हमको इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस करना है, तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे एट फेलियर। तो सिग्मा 3 इफेक्टिव इक्वल टू सिग्मा 3 टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर, सीधी बात, 250 माइनस 101, माने कि 101 घटा दो इधर, 149 यार। सिमिलरली आप लाइन नीचे लिखना, मैं इधर लिख देता हूं, सिग्मा 1 इफेक्टिव इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा 1 टोटल माइनस पोर प्रेशर, माने कि 429 माइनस 101, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 328। क्लियर है, तो सिग्मा 3 इफेक्टिव सिग्मा 1 इफेक्टिव निकाल लिया सैंपल ए के लिए। तो हमारे पास अब इक्वेशन है, तो सैंपल ए के लिए तुमको, तुम्हारे पास दोनों चीज तुमने कैलकुलेट कर लिया, सैंपल ए के लिए टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट कर लिया, सैंपल ए के लिए इफेक्टिव स्ट्रेस भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास एट फेलियर जो हम इक्वेशन यूज करते हैं वो लगा लेंगे, इफेक्टिव वाला, सिग्मा 1 इफेक्टिव इक्वल टू सिग्मा 3 इफेक्टिव
tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस फाइव डैश बाई टू, फाइव डैश बाई टू प्लस 2 टाइम्स सी, ठीक है, 2 टाइम्स सी डैश tan 45 डिग्री प्लस 5 डैश बाई टू। ये इक्वेशन को यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे पुट कर दो चीजों को। 328 इक्वल टू 148, 148 ही आया था ना, सॉरी 149, 328 इक्वल टू 149 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 डैश बाई टू, ठीक, प्लस 2 टाइम्स सी डैश tan 45 डिग्री प्लस 5 डैश बाई टू। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। हमको 5 डैश और सी डैश निकालना है, ठीक है, लेकिन अपने पास अभी एक ही इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन से थोड़ी ना निकलेगा दो अननोन, हमको दो इक्वेशन चाहिए। तो सेकंड वाले सैंपल के ऊपर चलो यार, सैंपल बी, सेम सॉइल का सैंपल है ना, सैंपल बी। सैंपल बी के केस में जो आपको दिए गए हैं टोटल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेसेस निकालते हैं, रुको, टोटल स्ट्रेस इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा 3 इक्वल टू सीधा दे रखा है कितना, 350, है ना, सिग्मा 3 इक्वल टू दे रखा है 350। सिग्मा 1 इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी, ध्यान दो, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी, तो ये 350 प्लस तुम्हारा 242, तो ये हो गया ना 592। तो सिग्मा 1 इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा 3 350 प्लस सिग्मा डी आपको कितना है 242, तो ये 592। These are the total stresses। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे, इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा 3 इफेक्टिव, एक मिनट यार क्या होता है, थोड़ा फंसने लगा है लैपटॉप। सिग्मा 3 इफेक्टिव इक्वल टू क्या, पोर वाटर प्रेशर दिया है ना यहाँ पे, है ना, लिख देता हूँ, पोर वाटर प्रेशर कितना दिया 145, है ना, तो सिग्मा 3 इफेक्टिव इक्वल टू 350 माइनस 145 कितना होता है यार, हाँ 205, ठीक। सिग्मा 1 इफेक्टिव 592 माइनस 145, 443, 447, ठीक है, तो ये हो गया इफेक्टिव स्ट्रेसेस। अब ये इफेक्टिव स्ट्रेस को यूज करो, फिर से एक इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा, है ना, तो फॉर सैंपल भी जो इक्वेशन बनेगा, ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या क्या बनेगा आपके पास, 447, सीधा लिखता हूं, 447 इक्वल टू 205 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 डैश बाई टू। सॉइल तो वही है, सॉइल तो वही है ना, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस कर रहे हो, तो पहले से पहला टेस्ट से जो निकलना चाहिए इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर उस सॉइल का, दूसरा टेस्ट से भी वही निकलेगा, तो 5 डैश एंड सी डैश कांस्टेंट, है ना, तो 45 डिग्री प्लस 5 डैश बाई टू प्लस 2 टाइम्स सी डैश tan 45 डिग्री प्लस 5 डैश बाई टू। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, तो दो इक्वेशन दो अननोन, आपके पास दो इक्वेशन मिल गया और दो अननोन, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, फाइंड 5 डैश एंड सी डैश, कैलकुलेट करिए। तो ये हो गया इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर। अब टोटल स्ट्रेस पैरामीटर अगर निकालना है आपको, टोटल स्ट्रेस पैरामीटर दैट इज सी एंड फाइव, तो आपको टोटल स्ट्रेस एनालिसिस करना होगा। तो सैंपल ए के लिए, सैंपल ए के लिए एक इक्वेशन निकलेगा, ठीक है, किस तरह का, इस तरह का, ये ऊपर जो इक्वेशन लिखा है, बस यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेसेस की जगह
टोटल स्ट्रेसेस लिखेंगे, मतलब पोर वाटर प्रेशर से घटाना नहीं है ना, मतलब ये वाला वैल्यू सीधा यूज कर लेंगे हम, टोटल स्ट्रेस वाला जो वैल्यू निकला था कौन सा, ये वैल्यू यूज कर लेंगे, माइनर एंड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस यहाँ निकला है ना 250 एंड 429, तो सैंपल ए के लिए ये यूज हो जाएगा 429 इक्वल टू 250 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 डिग्री प्लस 5/2, ये सैंपल ए के लिए यूज हो जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस हमको यूज ही नहीं करना है, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस करना है तो टोटल स्ट्रेस यूज करेंगे। फिर सैंपल बी के लिए ये इन स्ट्रेसेस को यूज कर लो, है ना, 592 इक्वल टू 350 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 डिग्री प्लस 5/2, दो इक्वेशन निकल जाएगा, फिर से दो इक्वेशन दो अननोन, सॉल्व इट, यू विल अगेन गेट टोटल स्ट्रेस पैरामीटर। ओके, इतना सिंपल क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन है। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था 15 नंबर का, समझ गया बात को, ठीक है, कंप्लीट करिए, निकल जाएगा ना, अभी से क्या कंप्लीट करवाऊं मैं, हो जाएगा ना, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करो, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेस पैरामीटर सी एंड फाइंड लिखना है, तो सैंपल ए के लिए जो टोटल स्ट्रेस है लिखो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन लिखो एट फेलियर, फिर लिखो इक्वेशन, मार्क करो इक्वेशन 1, फिर सैंपल बी टोटल स्ट्रेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 इक्वल टू इतना इतना, एट फेलियर इक्वेशन लिखो, मार्क करो इक्वेशन 2, फिर लिखो नीचे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट फॉलोइंग सी एंड 5 इक्वल टू इतना। वो जो अंदर कैलकुलेशन कर रहे हो उतना करने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है, अगर कैलकुलेटर वगैरह यूज कर रहा है तो सीधा सीधा पुट कर दोगे यार, ओके। या फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करके मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इन इक्वेशन को सॉल्व करना आता है ना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जैसे इक्वेशन नंबर 1 था, तो इक्वेशन 1 से मान लो हम सी डैश का वैल्यू निकाल लिए, वहां से सी डैश का वैल्यू निकाल लिए, और वो जो सी डैश इक्वेशन नंबर 1 से निकला उसको सीधा लाके यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 का जो सी डैश है उसके जगह पे पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 2 से सी डैश एलिमिनेट, आपके पास बचेगा पूरा एक इक्वेशन जिसमें कोई एक ही अननोन होगा, उस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे वो अननोन निकल जाएगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं, बेसिक चीजें हैं, सॉल्व करिए इजीली, ये इस तरह के क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन पढ़िए मजा आएगा, समझो, लिखो क्वेश्चन, सीडी टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन नॉर्मली कंसिडरेटेड क्ले, ध्यान देना, सीडी टेस्ट किसके ऊपर किया गया है, ड्रेन्ड टेस्टिंग को किया गया है नॉर्मली कंसिडरेटेड क्ले के ऊपर। थोड़ा देर पहले मैंने बताया था क्ले का जो नेचुरल है वो है अनड्रेन्ड कंडीशन, आप क्ले को अनड्रेन्ड कंडीशन में टेस्ट करेंगे तो वो एज ए प्योर क्ले बिहेव करेगा, बट यू आर टेस्टिंग क्ले अंडर ड्रेन्ड कंडीशन विच इज द फेवरेबल कंडीशन ऑफ सैंड, सो अब इस केस में क्ले सैंड जैसा बिहेवियर करेगा, जो मोहर सर्कल बनेगी या जो फेलियर इन्वेलप बनेगा वो सैंड के लिए जो बनता है अपना यहाँ क्ले के लिए बनेगा, पहला पॉइंट, मतलब कोहेजन आपको मिलेगा 0, केवल फ्रिक्शन एंगल मिलेगा, इसलिए यहाँ पे पहला चीज ही पूछा है इफेक्टिव एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा निकालो, ड्रेन्ड है तो इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस, तो इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस यहाँ हो रहा है लेकिन बैकग्राउंड में क्या है, पोर वाटर प्रेशर 0 है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस था लेकिन आपको पोर वाटर प्रेशर का वैल्यू मैग्नीट्यूड बता रखा था एट फेलियर क्या है, यहाँ पे एट फेलियर पोर वाटर होगी 0, तो टोटल स्ट्रेस ही हो गया होगा इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर, इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस, तो इफेक्टिव एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताओ, आई डैश बताओ, और सी तो हो गया तुम्हारा 0, क्यों, तुम क्ले देख के कंफ्यूज हो जाओगे लेकिन ये नहीं देखोगे कि सीडी टेस्ट है, वो देखना पड़ेगा कि सीडी टेस्ट है, सीडी टेस्ट में क्ले को टेस्ट किया है जो कि एकदम उल्टा पुल्टा है, मतलब इसमें सैंड को टेस्ट करता तो चलो ठीक है, लेकिन इसमें क्ले को टेस्ट किया तो बिहेवियर सैंड जैसा हो जाएगा, समझ गया, तो कंडीशन आगे डेटा क्या दिया है, सीडी टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन नॉर्मली कंसिडरेटेड क्ले एंड फॉलोइंग डेटा, सेल प्रेशर जो था एट फेलियर 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डेविएटर स्ट्रेस सिग्मा डी जो लग रही थी एट फेलियर, कौन सा डेविएटर स्ट्रेस एट फेलियर दैट इज योर 275 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये सारे सीधा सीधा इफेक्टिव है, इसको सारा इफेक्टिव ही कंसिडर करो, क्यों, पोर वाटर प्रेशर 0 है तो पोर वाटर प्रेशर जब 0 हो जाता है तो टोटल स्ट्रेस बराबर इफेक्टिव स्ट्रेस, तो एनालिसिस हम कर रहे हैं इफेक्टिव स्ट्रेस, इसको समझिए इफेक्टिव, तो फाइंड इफेक्टिव एंगल ऑफ फ्रिक्शन, पहला आपको निकालने बोल रहा है फाई का वैल्यू, तो देखो एट फेलियर जो हम इक्वेशन लगाएंगे क्या लगाएंगे, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2,
प्लस 2c आएगा क्या? नहीं, c0 खत्म, वो नहीं आएगा, 2c वाला कंपोनेंट आना ही नहीं है यहाँ पे। 2c वाला कंपोनेंट आएगा नहीं? आएगा, c0 हो गया ना। क्यों? क्ले का बिहेवियर साइन जैसा हो गया, तो c0 हमको मालूम है ना। तो अब ये जो आपने लिखा सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2, तो इसमें हमको मालूम है क्या? सिग्मा 1 का वैल्यू कितना? 275 प्लस 250, 525 सिग्मा 1, तो 525 इक्वल टू 250 tan स्क्वायर 45, अरे यार मुंह से ही सॉल्व कर, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5-2 इफेक्टिव है ना, इफेक्टिव फ्रिक्शन ऑफ एंगल 5-2, एक इक्वेशन एक अननोन, 5 निकल जाएगा। उसके बाद एंगल ऑफ फेलियर प्लेन दैट इज क्रिटिकल प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। बड़ा सिखा रिया है भाई, विथ रेस्पेक्ट टू मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। थीटा सी का वैल्यू पूछ रहा है, किसका? थीटा सी का। थीटा सी कितना होता है? 45 डिग्री प्लस 5/2, यही होता है ना थीटा सी, 45 डिग्री प्लस 5/2 थीटा सी, क्रिटिकल प्लेन। बट विथ रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा है। क्या बोला मैंने? थ्योरी में बताया हुआ था, ये आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन, ठीक। मेजर प्रिंसिपल प्लेन से एक पर्टिकुलर कोई एंगल पे सॉइल आपका फेल कर रहा है, जो कि हम कह रहे हैं क्रिटिकल एंगल, यहाँ पे फेल करिए, तो ये एंगल का वैल्यू निकाला तुमने 45 डिग्री प्लस 5/2, क्रिटिकल प्लेन का एंगल। अब तुमसे पूछ रहा है प्लेन के रेस्पेक्ट में नहीं बताओ, है ना, ये हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में मत बताओ, ये जो प्लेन है इसका एंगल मुझे बताओ, लेकिन ये प्रिंसिपल स्ट्रेस के रेस्पेक्ट। तो ये थीटा सी, ठीक है, थीटा सी प्लस यहां से 90 डिग्री, उसमें 90 ऐड करना है बस, ठीक है। तो वो जो एंगल मिलेगा वही बताना अपने को। फिर तीसरा, नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन फेलियर प्लेन। ये जो फेलियर प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर शियर स्ट्रेस कितना, नॉर्मल स्ट्रेस कितना, ड्यू टू लोडिंग, ठीक है, ड्यू टू लोडिंग। उसके बाद शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल कितना, फाइन निकल जाएगा, मोहर्स कूलम थ्योरी को यूज करके निकाल लेंगे। शियर स्ट्रेस ऑफ सॉइल कैसे? देखो, मोहर्स कूलम थ्योरी मतलब शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज फंक्शन ऑफ व्हाट, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द फेलियर प्लेन। तो नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द फेलियर प्लेन से पहले वाले फॉर्मूले को यूज करके निकाल रहे हो, है ना, तो वो नॉर्मल स्ट्रेस निकलेगा। तो दैट नॉर्मल स्ट्रेस इनटू tan फाई, फाई तुमने पहले ही निकाल दिया, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल निकल जाएगा। अब वो कैसे निकलेगा बताएंगे अभी, ठीक है, बता भी रखें, याद करो फॉर्मूला, 1 प्लस साइन फाई 1 माइनस साइन फाई सिग्मा 1, कुछ ऐसा याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं, बताएंगे। उसके बाद नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। देखो, मैक्सिमम शियर कहां पे डेवलप हो रहा है, कहां पे डेवलप होगा? ऑब्वियस सी बात है, एट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, है ना, एक प्लेन मिलेगी जिस प्लेन पे आपको मैक्सिमम शियर डेवलप होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। तो ऑन प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू बताओ क्या होगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। ऑन प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर नॉर्मल स्ट्रेस इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। समझ गया बात को, ठीक है। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2। इजी है यार, मुंह से सॉल्व कर दिया मैंने, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए लिखेंगे, ठीक है। चलो चालू करते हैं। तो पहले ही एक नोट से चालू किया, जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्विंग चालू करूंगा एक नोट लिख दूंगा कि एज हियर क्ले इज टेस्टेड अंडर ड्रेन्ड कंडीशन इट विल बिहेव एज सैंड, दैट इज, भले ही क्ले है उसका कोहेजन इक्वल टू 0, ठीक है। और ड्रेन्ड कंडीशन है, तो जो एनालिसिस अपना चल रहा है वो चल रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस, बिकॉज एट फेलियर पोर वाटर प्रेशर इज 0, सो टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक। तो चलो फ्रिक्शन एंगल पहले निकालते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है, एट फेलियर वी कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, सिग्मा 1 इफेक्टिव इक्वल टू सिग्मा 3 इफेक्टिव tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5-2 प्लस 2 टाइम्स c tan 45 डिग्री
प्लस 5/2 सी डैश, ठीक है। तो चूंकि इसका बिहेवियर सैन जैसा हो गया है, ये टर्म 0, क्यों, सी डैश इक्वल टू 0। सो बचा क्या, बचा ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो सिग्मा 1 इफेक्टिव इक्वल टू क्या, सिग्मा 1 इफेक्टिव इज योर इक्वल टू 525 एंड सिग्मा 3 इफेक्टिव इक्वल टू क्या, सीधा सीधा जो दिया है 350, नहीं 250 दिया ना, एक मिनट यार देखने दो क्वेश्चन, 250 सेल प्रेशर, ठीक है, 250, ओके। तो सॉल्व करो, पुट करो, 525 इक्वल टू 250 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5-2 इक्वल टू 5 इज 20 डिग्री 47 मिनट, ये वैल्यू निकल जाएगा आपको 5 ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको निकालना है थीटा सी का वैल्यू, सेकेंड थीटा सी का वैल्यू, थीटा सी समझ रहे हैं ना, ये रहा सॉइल, यहां लग रहा है आपका सिग्मा 1, इधर लग रहा है आपका सिग्मा 3, ठीक है। ये आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, एक पर्टिकुलर एंगल पे फेल हो रहा है, लेट्स सपोज एंगल ऑफ फेलियर है थीटा सी, है ना। तो ये थीटा सी का वैल्यू निकालना है। उसके बाद आपको ये भी निकालना है कि जिस एंगल पे फेल हो रहा है वहां पे शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना। तो याद करो फॉर्मूला, ये नॉर्मल स्ट्रेस का भी वैल्यू मैंने बताया था, ये शियर स्ट्रेस का भी वैल्यू मैंने बताया था, क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 साइन 2 थीटा, फिर वो वाला सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2, हाँ, प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 कॉस 2 थीटा, याद है। तो वो फॉर्मूला यूज करके हम सिग्मा एन और ये टाउ का वैल्यू निकाल रहे होंगे ऑन दिस फेलियर प्लेन, ठीक है। अभी थीटा सी बताना है, तो थीटा सी जो अभी बताओगे ये तो मेजर प्रिंसिपल प्लेन से बताओगे, एमपीपी से, ठीक है। बट आपको क्वेश्चन में जवाब पूछा है यहां से, ठीक है। तो यहां से कितना होगा, मतलब यहां से इस वाले प्लेन का एंगल कितना होगा, दिस पर्टिकुलर एंगल फ्रॉम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इट विल बी इक्वल टू थीटा सी प्लस 90। तो हमें ये पूछा है थीटा सी प्लस 90 वाला, तो थीटा सी इक्वल टू क्या होता है वैसे, 45 डिग्री प्लस 5/2, तो 5 इफेक्टिव बाई 2, ये हो जाएगा आपका थीटा सी, तो विच इज योर इक्वल टू नथिंग बट 55 डिग्री 23 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। तो अपने को जो क्वेश्चन में पूछा है, ओके, ये तो हुआ फ्रॉम मेजर प्रिंसिपल प्लेन, फ्रॉम मेजर प्रिंसिपल प्लेन, अपने को पूछा है फ्रॉम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो देयरफॉर फ्रॉम प्रिंसिपल स्ट्रेस, फ्रॉम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, कितना, यही आपका थीटा सी प्लस 90 डिग्री, तो ये 55 डिग्री 23 मिनट 30 सेकेंड में आप ऐड कर दोगे 90, तो क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 145 डिग्री, एक मिनट, 145 डिग्री 23 मिनट 30 सेकेंड, समझ गए, सीधा सीधा आंसर। या फिर और एक एंगल भी आप बता सकते हो इसमें, देखिए वो एंगल क्या है, जैसे ये रहा आपका एलिमेंट, दिस इज योर फेलियर प्लेन, ये रहा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का लाइन ऑफ एक्शन अगर आप देखोगे तो ऐसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर थीटा सी, ये आपका थीटा सी है। तो फ्रॉम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस ये वैल्यू कितना था, तो ये वैल्यू आपने बताया सर ये है आपका 90 डिग्री प्लस थीटा सी, मैं मान गया आपका बात, ठीक। तो
फ्रॉम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये एंगल भी तो है फेलियर प्लेन का, तो ये एंगल कितना होगा, हम लिख सकते हैं ना सीधा सर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा सी, तो क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री माइनस थीटा सी, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस थीटा सी ऐसे भी बता सकते हो, मीन्स 90 डिग्री माइनस जो भी थीटा सी आया था, कितना आया था 55 डिग्री 23 मिनट 30 सेकेंड, इट इज इक्वल टू कितना आ रही है 34 डिग्री 36 मिनट 30 सेकेंड। बस आपको मेंशन करना क्या होगा कि ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है ना, दिस इज योर क्लॉकवाइज, ऐसे आप मेंशन कर दीजिएगा। अगर ये बता रहे हो ये एंगल, तो आप बता देना दिस इज योर एंटी क्लॉक, ऐसा मेंशन कर देना, ऐसा गोल घुमा के दिखा देना, ठीक है। ये देखो यार, कहने का मतलब क्या है, ये जो है ये यहां से ऐसे मेजर हो रहा है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन ना, ये एंगल यहां से ऐसे मेजर हो रहा है, क्लॉक डायरेक्शन ना, दिस इज एंटी, घड़ी को उल्टा दिशा में घुमा दिया, ये क्लॉक घुमा दिया, समझ रहे हो, तो ये चीजें भी पूछ सकते हैं। तो एंटी क्लॉक एंगल्स आर जनरली पॉजिटिव, जनरली, क्योंकि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं जनरली एंगल को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो यहाँ से बहुत हो गया, दूसरा पॉइंट खत्म, समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन गेट में भी आया था, ठीक है, मतलब यही छोटा सा हिस्सा गेट में। तीसरा आपसे क्या पूछा है, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस ऑन फेलियर प्लेन, ऑन फेलियर प्लेन, तो फेलियर प्लेन का एंगल तुमको मालूम कौन सा, थीटा सी, ठीक है, थीटा सी तुमको मालूम। तो नॉर्मल स्ट्रेस ऑन फेलियर प्लेन, ओके, पहला नॉर्मल स्ट्रेस ऑन फेलियर प्लेन, यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस ही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल स्ट्रेस ऑन फेलियर प्लेन इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, देखो क्ले था, इसका बिहेवियर सैंड जैसा हो गया, है ना, तो सैंड के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन फेलियर प्लेन इज सिग्मा 1 इफेक्टिव 1 माइनस साइन फाइव लिख सकते हो आप, विच इज इक्वल टू सिग्मा 3, अगर इस टर्म में निकालोगे सिग्मा 3 इफेक्टिव 1 प्लस साइन फाइव लिख सकते हो, सैंड के केस में बताया था, सेम फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो सिग्मा नॉर्मल ऑन फेलियर प्लेन इफेक्टिव इक्वल टू, लेट्स सपोज 525 इंटू 1 माइनस साइन फाइव, तो साइन फाइव इफेक्टिव ना 20 डिग्री 47 मिनट, इट इज इक्वल टू 338.711 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट शियर स्ट्रेस ऑफ सॉइल, इसी क्वेश्चन में है शियर स्ट्रेस बताने के लिए, तो शियर स्ट्रेस ऑफ सॉइल टाउ एस विल बी इक्वल टू व्हाट, सिग्मा एन एफ इफेक्टिव 10 फाइव डैश, ऐसे निकालेंगे, प्लस सी होता सी डैश, लेकिन ये तो जीरो हो गया सैंड के लिए, है ना। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल टाउ एस इज इक्वल टू 338.711 किलो न्यूट, एक मिनट यार, 711 इंटू 10 फाइव डैश, तो 10 20 डिग्री 47 मिनट, तो ये कितना आ रही है 128.55 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समझ गए चीजों को। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या पूछा है, आपसे पूछा है, देखो एक डाउट आया होगा तुम्हारे मन में, अगर नहीं आया तो आना चाहिए, यहाँ पे जो थर्ड नंबर क्वेश्चन था उसमें ये जो टाउ मैं लिख रहा हूं, बेसिकली क्या लिख रहा हूं, ऑन फेलियर प्लेन, क्वेश्चन मेरे से क्या पूछा, फेलियर प्लेन के ऊपर शियर स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ, तो आप बोलोगे सर इसके लिए तो टाउ इक्वल टू हमारे पास एक फॉर्मूला था सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 साइन 2 थीटा, है ना, तो थीटा की जगह थीटा सी पुट करते, तब सर तब हमको कोई ना कोई वैल्यू निकलता, मैं बोला हाँ निकलता, लेकिन मेरे को ये बताओ
क्या यहां से जो वैल्यू निकलेगा इसमें तुम इसमें जो भी फीड करो है ना, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 मतलब सिग्मा d/2, सिग्मा d/2 sin 2 थीटा से तुम इसमें पुट करोगे चीजों को तो ये टाउ समथिंग निकलेगा तुम्हारा 163। अब मुझे ये बताओ क्या इतना का शियर स्ट्रेस इन रियल टर्म्स इस सॉइल के अंदर फेलियर प्लेन पे डेवलप होगा? चांस ही नहीं है, वो थियोरेटिकल चीज है, उतना रियलिटी डेवलप ही नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एट फेलियर, जब फेलियर हुआ है तब तुम्हारा सिग्मा 3 कितना और डेविएटेड स्ट्रेस कितना लगाए हो, मतलब एट फेलियर तुमको सिग्मा 3 और सिग्मा डी का वैल्यू दे रखा है। सोचना जब उतना वैल्यू पे सॉइल फेल ही कर गया मतलब इतना ही शियर स्ट्रेस सॉइल में डेवलप होगा फेलियर प्लेन के ऊपर, इससे ज्यादा डेवलप हो ही नहीं सकता। समझ रहे बात को? इसलिए हमने यहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ठीक है? ओके, दैट इज शियर स्ट्रेस डेवलप्ड on failure plane is nothing but shear strength of soil। यही बात है ना, ठीक है? तो फोर्थ नंबर का आंसर शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पूछा है तो टाउ इक्वल टू वही हो जाएगा ना, टाउ एस शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल 128.55 जो हमने अभी निकाला था किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर और क्या पूछा है, और क्या पूछा था? फिफ्थ नंबर नॉर्मल स्ट्रेस ऑन दी प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। नेक्स्ट जो पूछा है वो पूछा आपका नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर फिफ्थ। मतलब क्या है, देखो यार मोहर सर्कल अगर मैं बना दूं इस केस में हमारा कुछ सिग्मा 3 का वैल्यू है, सिग्मा 1 का वैल्यू है, ये सिग्मा 3 ये सिग्मा 1, ये आपका फेलियर इनवलप ऐसा निकल गया, ये एंगल फाई डैश मिल गया आपको, ठीक है? तो देखिए दिस इज योर टाउ मैक्स प्लेन और अपना जो अभी फेलियर प्लेन मिल रहा है वो मिल रहा है ये एट सम एंगल 2 थीटा सी, जिसके करस्पॉन्डिंग अभी हमने शियर स्ट्रेंथ निकाल लिया और नॉर्मल स्ट्रेस निकाल लिया, इसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा एनएफ निकाल लिया था और ये वाला यहां से यहां तक का वैल्यू दिस विल बी शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, है ना? ये पर्टिकुलर वैल्यू हमने शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल बता दिया। क्लियर है? अब पूछ रहा है कि जो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर है ये वाला, ठीक है, इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना, मतलब ये सिग्मा एन का वैल्यू कितना, तो ये जो सिग्मा एन का वैल्यू होगा मतलब ये सेंटर का कोऑर्डिनेट ही तो पूछ रहा है यार, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 मानेगी 525 प्लस 250/2 कितना हो रहा है, समथिंग 387 आएगा। देखो 525 प्लस 250/2 387.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व, आसान इजी, बन जाओगे एसएससी जेई, बन जाओगे एमपीपीएससी एई, बन जाओगे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, हाँ बन जाएगा भाई, बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, ठीक है? चलो यार ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो थोड़ा। लैबोरेटरी टेस्ट वेर कंडक्टेड ऑन सॉइल द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गिव्स। देखो लैबोरेटरी टेस्ट कंडक्ट किया गया तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से क्या डेटा आया, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ QU इज इक्वल टू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ QU इज इक्वल टू 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द ट्रायक्सियल टेस्ट ऑन द सेम सॉइल, सेम सॉइल के ऊपर जब हम ट्रायक्सियल करते हैं एट चैम्बर प्रेशर ऑफ इतना and the sample fails at deviator stress of sigma d equal to 1.6 kg per centimeter square। तो पहला सवाल
फाइंड शियर स्ट्रेस पैरामीटर। समझिए क्वेश्चन का कंपोजिशन समझिए। पहला सवाल क्या दिया, फाइंड शियर स्ट्रेस पैरामीटर, ठीक है। दूसरा, ऑल्सो फाइंड द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सेम सॉइल इन द फील्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर आप शियर स्ट्रेस निकालिए फील्ड के ऊपर। क्या कह दिया, फील्ड में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओके, एट ए डेप्थ 4 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, फुल स्टॉप। ग्राउंड वाटर टेबल इज एट इतना, मतलब पोर वाटर प्रेशर का भी इफेक्ट आना है। सॉइल इज ड्राई अबव ग्राउंड लेवल एंड ड्राई डेंसिटी इज इतना, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इतना। निकालेंगे, निकालते हैं चीजों को। सुनो बात, देखो अब सबसे पहले अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया गया है, तो तुमको यही से आइडिया लग जाएगा कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है बेसिकली अनड्रेन्ड टेस्ट है। क्या है, अनड्रेन्ड टेस्ट, ठीक है। तो अनड्रेन्ड कंडीशन में जब टेस्ट तुम कर रहे हो तो सेम स्पेसिमेन का टेस्ट हम ट्रायक्सियल में भी अनड्रेन्ड ही करेंगे यार, है ना। इसीलिए तो अनकन्फाइंड उसका अनड्रेन्ड कर रहे हैं। अनकन्फाइंड अगर पॉसिबल है तो क्या रहा होगा, किस तरह का सॉइल सैंपल रहा होगा, सॉफ्ट क्ले या सिल्ट रहा होगा, तभी तो हम उस पर, सॉरी सैचुरेटेड क्ले रहा होगा, तभी तो उस पर आप अनकन्फाइंड कर पा रहे हो, ठीक है। तो ट्रायक्सियल टेस्टिंग जब करेंगे तो उसको किस कंडीशन में करेंगे, अनड्रेन्ड कंडीशन में करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा जो एनालिसिस अभी फिलहाल रहेगा, इन टेस्ट के माध्यम से जो एनालिसिस में करूंगा C5 पैरामीटर निकालने के लिए, कौन सा एनालिसिस रहेगा, टोटल स्ट्रेस एनालिसिस। तो टोटल स्ट्रेस एनालिसिस करूंगा और इस पर्टिकुलर सॉइल का C एंड फाई का वैल्यू में निकाल लूंगा। निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकाला जाए। देखो, फ्रॉम अनकन्फाइंड टेस्ट, लॉजिक समझे मैं क्या सोचा, ओके। इसी तरह सोचना है ना, इसलिए पढ़ाया गया है सब कुछ, दिमाग लगाना है, यही होता है दिमाग लगाना। जब कॉपी को बार बार रिवीजन करोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ोगे, तब पकड़ में आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है और जो पढ़ा हुआ है उसमें उसको यूज करके दिमाग कैसे लगाना है, ओके। तो फ्रॉम अनकन्फाइंड टेस्ट आपको क्या डेटा मिल रहा है, आपको मिला सिग्मा 3 इक्वल टू 0 फॉर अनकन्फाइंड टेस्ट, ठीक। और अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ QU कह रहा है। तो ये जो QU है ये क्या, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट के दौरान डेविएटर स्ट्रेस रहा होगा, विच इज नथिंग बट सिग्मा 1, है ना, विच इज इक्वल टू 1.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो फ्रॉम अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट जो हमारे पास डेटा निकल के आएगा, मतलब हम वो वाला इक्वेशन लगाएंगे, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 टोटल स्ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल शियर स्ट्रेस पैरामीटर निकालेंगे, प्लस 2c tan 45 डिग्री प्लस 5/2। तो चूंकि यहाँ पे सिग्मा 3 0, तो ये वाला पूरा टर्म हो गया 0। तो बचा क्या तुम्हारे पास, सिग्मा 1 इक्वल टू 2 टाइम्स c tan का 45 डिग्री प्लस 5/2, यही तो बचा, ठीक है। जब ये बचा तो सिग्मा 1 का वैल्यू कितना, अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट से सिग्मा 1 का वैल्यू कितना था 1.2, तो सीधा हम 1.2 पुट कर दिए, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है यूनिट, देखिए। तो 1.2 इक्वल टू 2 टाइम्स c tan 45 डिग्री प्लस 5/2। ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा क्या, नहीं, दो अननोन है c और फाइव, इक्वेशन एक ही, तो इसको बोल दिया इक्वेशन 1। फ्रॉम ट्रायक्सियल टेस्ट, सेम इक्वेशन, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 प्लस 2 टाइम्स c tan 45 डिग्री प्लस 5/2। अब ये देखो, इतने का वैल्यू अपने को मालूम, कितना 1.2, कहां से, पहले वाले टेस्ट से,
सिग्मा 1 का वैल्यू कितना ट्राइक्सियल टेस्टिंग में, डेविएटर स्ट्रेस कितना दिया है ट्राइक्सियल टेस्टिंग में 1.6, तो सिग्मा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेविएटर स्ट्रेस प्लस ये कन्फाइनमेंट है ना, मतलब 1.6 प्लस 0.4 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 0.4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2, कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लस 1/2 माने 0.8/0.4 इक्वल टू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2। ठीक है, माने कि सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, मतलब √2, मतलब आप निकालोगे 45 डिग्री प्लस 5/2 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स √2। ठीक है, तो ये 45 डिग्री प्लस 5/2 इक्वल टू कितना आ रहा है, निकाल लो भाई। तो ये 45 डिग्री प्लस 5/2 बराबर आ गया इतना, तो इसमें से तुम घटा दोगे 45 डिग्री, तो 45 डिग्री तुम घटा दोगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, 9 डिग्री 44 मिनट 0.8.2। अब तुमको 5 बताना है तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो इंटू 2 कर दो, तो इंटू 2 कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 इक्वल टू, देखो अगर मैं सही हूं तो एग्जैक्टली 19 डिग्री 28 मिनट 16.39 सेकेंड। जब तुम्हारा 5 इतना निकल गया, ठीक है, तो फिर अब आप क्या निकाल लोगे, अब आप इजीली निकाल लोगे, हमारे पास जो इक्वेशन है 1.2 फ्रॉम इक्वेशन 1 1.2 इक्वल टू 2 टाइम्स c tan 45 डिग्री प्लस 5/2। यहां से हम c का वैल्यू निकाल लेंगे, तो c का वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, तो c का वैल्यू समथिंग आ जाएगा आपको, c का वैल्यू आपको निकल के आएगा समथिंग 0.4255 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा निकल गया बाबू c का वैल्यू। तो आपको फाई मालूम है इस पर्टिकुलर सॉइल का एंड c मालूम है, तो पहला चरण खत्म। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि सेम सॉइल फील्ड में है, सेम इसी तरह का सॉइल फील्ड में है, तो अगर सेम सॉइल फील्ड में तो उसका C5 सेम होगा, है ना, C5 सेम होगा। तो लेकिन जो फील्ड में कुछ कंडीशन है वो कैसा है, देखिए एट फील्ड जो ये कंडीशन बता रहा है, ये बता रहा है, ये मान लीजिए आपका ग्राउंड लेवल है, मान लिया मैंने ये ग्राउंड लेवल है, तो बोल रहा है ग्राउंड लेवल से 4 मीटर बिलो चले जाइए तो एक हॉराइजेंटल प्लेन आपको दिखेगा। आ गया, ये हॉराइजेंटल प्लेन भी दिख रहा है। यहाँ पे शियर स्ट्रेस कितना है बताओ, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल कितना है बताओ। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना है, क्योंकि शियर स्ट्रेंथ इज फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू मोहर्स कूलम्ब थ्योरी। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इज इक्वल टू व्हाट, C प्लस सिग्मा n tan फाइव हो जाएगा। हमको C मालूम फाइव मालूम, बस हमको निकालना है क्या, यहाँ पे सिग्मा n। अब ये सिग्मा n हम क्या निकालेंगे, देखो इफेक्टिव स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर वगैरह भी दे रखा है, यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर वगैरह भी दे रखा है। ठीक है, तो ये जो सिग्मा n हम निकालेंगे बेसिकली, ये हम निकालेंगे आपका इफेक्टिव स्ट्रेस। क्लियर है, तो देखिए वाटर टेबल आपको दे रखा है यहाँ पर, वाटर टेबल आपको कितना दे रखा है, एट 2.7 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। तो वाटर टेबल के ऊपर का सॉइल आपको बोल रखा है ड्राई होगा, तो इसके नीचे का सॉइल सैचुरेटेड होगा ना। तो ये जो डेप्थ है ये कितना है, फिर 4 में से तुम 2.7 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 1.3 मीटर। ठीक है, ये बचा आपका 1.3 मीटर। अब देखो क्वेश्चन में ड्राई डेंसिटी गामा ड्राई का तो वैल्यू गिवन है 1.7 ग्राम पर सीसी, लेकिन गामा सैचुरेटेड का वैल्यू नहीं दिया है, तो गामा सेट हमको निकालना होगा। तो गामा सेट हम कैसे निकालते हैं, चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं, ये डायग्राम बना लो, बनाते चलो। गामा सेट इक्वल टू हम निकालेंगे GS मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड
गामा डब्लू प्लस क्या था फॉर्मूला, एस इंटू ई गामा डब्लू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ये फॉर्मूला को यूज करके हम निकाल लेंगे इजीली गामा सेट। क्यों, सैचुरेटेड है तो एस का वैल्यू हो जाएगा 1, तो हमको ई का वैल्यू चाहिए होगा, तो ई कैसे निकालेंगे, तो गामा ड्राई का वैल्यू दिया है, तो गामा ड्राई का फॉर्मूला क्या होता है, जी एस गामा डब्लू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। तो गामा ड्राई का वैल्यू दिया है 1.7, 1.7 इंटू 1 प्लस ई इक्वल टू जी एस का वैल्यू दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, गामा डब्लू कितना होता है 1 ग्राम पर सीसी। ठीक है, तो 1.7 प्लस 1.7 ई इक्वल टू 2.7, समझो बात को। तो आपका 1.7 ई इक्वल टू 1 है ना, 2.7 माइनस 1.7 कितना 1, तो वॉइड रेशियो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई 1.7, तो 1 बाई तुम 1.7 करो, 1 बाई 1.7 तो कितना आ जाएगा 0.588। ठीक है, तो गामा सेट इक्वल टू कैलकुलेट करो 2.7 प्लस 0.588 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.588 2.07 ग्राम पर सीसी। ठीक, तो ये निकल गया आपका गामा सेट। अब इधर आओ, जब गामा सेट निकाल लिए तुमने 2.7 ग्राम पर सीसी, एक मिनट रुक जाओ यार फंस रहा है, ग्राम पर सीसी। अब तुमको निकालना है क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, कितना होगा, तो इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर, यही तो होता है। तो यहाँ पर टोटल स्ट्रेस कितना, आप बोलोगे सर गामा ड्राई गुना 2.7 प्लस गामा सेट गुना 1.3, दिस विल बी योर टोटल स्ट्रेस। हाँ, तो माइनस पोर प्रेशर सर कितना 1.3 इंटू गामा डब्ल्यू, यही तो होगा। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए। इफेक्टिव स्ट्रेस इक्वल टू आ जाएगी आपको 1.7 इंटू 2.7 प्लस 2.07 एक मिनट यार 2.7 नहीं, गामा सेट कितना आया था 2.07 आया था गामा सेट। ठीक है, 2.07 थी गामा सेट की वैल्यू, तो 2.07 इंटू 1.3 माइनस सीधा 1.3, क्योंकि वाटर का क्या होता है गामा डब्ल्यू 1 ग्राम पर सीसी, तो ये आ जाएगा आपका 5.981 ग्राम पर सीसी। अच्छा यार, आप इसको ऐसे कर ही नहीं सकते, क्यों, मैं थोड़ा कहाँ चला गया था मेरा दिमाग, यहाँ पे देखो यार ये मीटर में है ना डेप्थ वगैरह। ठीक है, ये डेप्थ वगैरह किस में है, मीटर में है, तो हमको ग्राम पर सीसी दिया है तो हमको उसको मतलब मीटर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। तो इससे अच्छा हम लोग एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं, किसको, ये ग्राम पर सीसी को किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, किलो, ये जो गामा ड्राई वगैरह है इसी को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो जैसे 1.7 ग्राम पर सीसी को कन्वर्ट करना है मेरे को। ओके, तो ग्राम है तो इसको सबसे पहले हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, केजी में, है ना, तो 1.7 गुना 1/1000 केजी, ये हो गया केजी में, इंटू में मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना 9.81, तो ये किस में हो जाएगा किलो न्यूटन में। ठीक है, अब ये सीसी को हमको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। आपको मालूम है 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर।
तो 1/100 का क्यूब, सॉरी ये करेंगे तो ये आएगा आपका, ये हो गया न्यूटन, ठीक है, और ये हो गया आपका मीटर क्यूब। आपने सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर लिया। अभी किलो न्यूटन में सीधा लिखना है तो डिवाइड बाई 1000, तब हो जाएगा ऊपर वाला किलो न्यूटन, है ना। तो ये करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 16.677 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्लियर है। इसी तरह से तुम गामा सेट को कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी तुमको 20.30 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब वगैरह में निकाल लिए। अब तुम निकालो क्या, इफेक्टिव स्ट्रेस। अब जब निकालोगे इफेक्टिव स्ट्रेस तो इफेक्टिव स्ट्रेस अब कैसे निकलेगा, सिग्मा एन इफेक्टिव इक्वल टू सिग्मा टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर विच विल बी इक्वल टू गामा ड्राई इंटू 2.7 प्लस गामा सेट इंटू 1.3 माइनस पोर वाटर प्रेशर मतलब गामा डब्ल्यू इंटू 1.3। तो ये करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 58.916 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इफेक्टिव शियर स्ट्रेंथ टाउ एस इक्वल टू सी, सी कितना आया था, सी आपका आया था, एक मिनट रुको, 0.4225 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसको आप कन्वर्ट कर लो यार किसमें, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो कैसे करोगे, 0.4255, ये तो पहले से केजी में, तो सिर्फ 9.81 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा न्यूटन में तुम्हारा, डिवाइडेड बाई 1/100 का स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा मीटर स्क्वायर में। किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखना है तो 1000 इधर लिख दिया, तो यहाँ ऊपर लिख दिया के 41.74 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट कन्वर्सन ध्यान देना ऐसे होता है। तो ये हो गया तुम्हारा 41.741 प्लस 58.916 10 फाई का वैल्यू कितना आया था, फाई का वैल्यू आया था आपका 19 डिग्री 28 मिनट 16.39 सेकेंड। तो perfect shear strength of soil on that horizontal plane is 62.57 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंसर अच्छी थी क्वेश्चन, यस सर। क्वेश्चन पढ़िए, एन embankment 5 meter height is made up of soil having C dash equal to 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाई डैश इक्वल टू 16 डिग्री। ध्यान से सुनना, गामा बल्क इक्वल टू इतना 16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पोर प्रेशर पैरामीटर आर एच फॉलो, ए एंड बी का वैल्यू आपको दे रखा है। आगे पढ़ो, फाइंड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल यूजिंग इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर। हाँ ये सी एंड फाई इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर है, इसको यूज करके शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल निकालना है ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन at the base of embankment, on a horizontal plane at the base of embankment, ठीक। just after the height of embankment is raised for 5 meter to 8 meter, sorry raised from, ये for नहीं, from 5 meter 8 meter, अब समझ गया ना, राइज फ्रॉम देखिए, फ्रॉम 5 मीटर टू 8 मीटर। एज्यूम देयर वाज नो पोर प्रेशर इनिशियली कोई पोर प्रेशर नहीं था, एंड इट इज गिवन दैट एट एनी डेप्थ, किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ पे लैटरल प्रेशर इज 0.5 टाइम्स द वर्टिकल प्रेशर एट दैट डेप्थ, ठीक है। लैटरल प्रेशर कितना इज 0.5 टाइम्स ऑफ वर्टिकल प्रेशर एट
दैट डेप्थ। तो देखिए ये कहां पे निकालने के लिए बोल रहा है, ये निकालने के लिए बोल रहा है ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एट बेस ऑफ एम्बैंकमेंट। ठीक है, सुनो बात, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है ऐसा, मतलब इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक एम्बैंकमेंट आपने बना रखा था, तो ये आपका बेस ऑफ एम्बैंकमेंट है, यही तो बेस है। ठीक, पहले कितना हाइट का था, 5 मीटर का था। अब आपने क्या किया, इसका हाइट बढ़ाया, मतलब इसको कंस्ट्रक्शन इसका किया और इसका हाइट को बढ़ाया, बढ़ा के कहां लेते आया, समझना, बढ़ा के आपने 8 मीटर कर दिया। जब बढ़ा के तुमने 8 मीटर कर दिया, मतलब इतना मिट्टी फिर एक्स्ट्रा डाला, ठीक है कि नहीं, दिस इज योर एक्स्ट्रा सॉइल। ओके, दिस इज योर एक्स्ट्रा सॉइल। अब तुमसे पूछ रहा है ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है एट बेस, यहां पे शियर स्ट्रेस कितना होगा, टाउ, ये निकालो। तो जब यहां पे तुम शियर स्ट्रेस निकालोगे तो कैसे निकालोगे, बोल रहा है इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर को यूज करिए, मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस हो रहा है। तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस विल बी फंक्शन ऑफ व्हाट, शियर स्ट्रेस क्या होगा, शियर स्ट्रेस यहाँ पे टाउ एस इक्वल टू, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो यहाँ पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस है सिग्मा एन, ठीक है, सिग्मा एन इफेक्टिव, यहाँ पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, ठीक है, वो है सिग्मा एन इफेक्टिव मान लीजिए। तो शियर स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू सिग्मा एन इफेक्टिव tan फाई डैश प्लस सी डैश। तो ये सिग्मा एन इफेक्टिव इक्वल टू कैसे निकलेगा, ये निकलेगा यहाँ पे जो टोटल स्ट्रेस जो भी निकल के आएगी सिग्मा माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर आपको क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं, लेकिन पोर प्रेशर पैरामीटर दिया है जिसको यूज करके हम निकाल लेंगे, ए एंड बी का वैल्यू दिया है ना, तो इसको यूज करके हम निकाल लेंगे। समझो बात को, ए और बी का वैल्यू दिया है तो इसको यूज करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो सिग्मा एन इफेक्टिव हम एस निकालेंगे, और पोर प्रेशर बाय यूजिंग स्कैम्पटन्स पोर प्रेशर पैरामीटर हम निकाल लेंगे। तो स्कैम्पटन्स पोर प्रेशर पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम कैसे निकालेंगे पोर वाटर, देखो जो टोटल चेंज इन पोर वाटर प्रेशर होता है डेल्टा यू, उसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, बी, आप बी टाइम्स डेल्टा यू डेल्टा सिग्मा थ्री, बी टाइम्स डेल्टा सिग्मा थ्री, ऐसे समझिए, प्लस ए इंटू बी डेल्टा सिग्मा डी हम लिख सकते हैं डेविएटर स्ट्रेस, मतलब जो एडिशनल स्ट्रेस लगा रहे हैं, है ना। तो ये पोर प्रेशर हम कहां पे निकाल रहे हैं, कहां पे निकालना है हमको पोर प्रेशर, इसी पर्टिकुलर डेप्थ पे, यहाँ पे एट बेस, है ना, यहाँ पे पोर प्रेशर कितना है यू, यही तो हमको निकालना है। अभी क्या बोल रहा है, एक चीज यहाँ पे पढ़ो, इट इज गिवन दैट एनी डेप्थ एट एनी डेप्थ, किसी भी डेप्थ पे लैटरल प्रेशर इज 0.5 टाइम्स ऑफ वर्टिकल प्रेशर एट दैट डेप्थ। मतलब लैटरल प्रेशर सिग्मा थ्री इक्वल टू कितना होगा 1/2 ऑफ सिग्मा वन, मीन्स डेल्टा सिग्मा थ्री इक्वल टू कितना होगा, मतलब चेंज इन लैटरल प्रेशर इक्वल टू कितना होगा फिर हाफ इंटू डेल्टा सिग्मा वन, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये डेल्टा सिग्मा वन चेंज इन वर्टिकल प्रेशर इक्वल टू, ये क्या है, कुछ नहीं बल्कि डेविएटर स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा डी। ठीक है, यही तो है, डेविएटर स्ट्रेस है। ओके, तो ये डेविएटर स्ट्रेस इक्वल टू कितना है, सुनो, पहले यहाँ बेस पे देखना, इमेजिन करना बेस पे, जब पहले ये वाला मिट्टी नहीं था, कौन सा जो एक्स्ट्रा तुमने 3 मीटर ये एक्स्ट्रा सॉइल तुमने डाला है ये 3 मीटर, जब ये नहीं था तब उस समय टोटल स्ट्रेस यहाँ पे कितना आ रहा था, मान लो सिग्मा वन आ रही थी, और वो कितना थी 5 गुना व्हाट, 5 गुना गामा बल्क ऑफ सॉइल, यही आ रही थी टोटल स्ट्रेस। लेकिन अब जब तुमने कंस्ट्रक्शन किया, ये 3 मीटर एम्बैंकमेंट को राइज किया, अब टोटल स्ट्रेस यहाँ पे कितना आ रही है, अब आ रही है 8 गुना गामा बल्क। तो एक्स्ट्रा कितना डेविएटर स्ट्रेस कितना, ये 5 गुना गामा बल्क माइनस, सॉरी 8 गुना गामा बल्क माइनस 5 गुना गामा बल्क, मतलब ये सीधा होगा 3 इंटू गामा बल्क, है कि नहीं। तो एट दिस हॉरिजॉन्टल बेस जो डेविएटर स्ट्रेस है उसका वैल्यू कितना है 3 इंटू गामा बल्क। ओके, तो इसका मतलब डेल्टा सिग्मा थ्री कितना होगा 1/2
3 इंटू गामा बल्क, समझ गए? चलो अब सुनो बात, तो पहले डेल्टा यू निकालते हैं, दैट इज टोटल चेंज इन पोर प्रेशर, टोटल चेंज इन पोर प्रेशर, पोर प्रेशर। तो डेल्टा सिग्मा डी इक्वल टू कितना, ये निकाल लिया तुमने 3 टाइम्स गामा बल्क, है ना? मतलब कि सीधा सीधा बात है, 3 गुना 16 इक्वल टू 48 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है? चेंज इन वर्टिकल स्ट्रेस, वर्टिकल स्ट्रेस, ठीक। सो लैटरल स्ट्रेस में चेंज, लैटरल स्ट्रेस में चेंज सेम डेप्थ पे, मतलब बेस पे, डेल्टा सिग्मा 3 हाफ ऑफ डेल्टा सिग्मा डी चेंज इन वर्टिकल स्ट्रेस, यही तो क्वेश्चन में डिटेल्स दे रखा है। तो 1/2 इंटू 48 विच इज योर इक्वल टू 24। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डेल्टा सिग्मा डी नहीं, ये चेंज इन वर्टिकल स्ट्रेस है ना, डेल्टा सिग्मा 1 है ना, दिस इज योर डेल्टा सिग्मा 1। तो डेल्टा सिग्मा 1 है कि नहीं? ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस में चेंज कितना हो रहा है, यही तो हम निकाल रहे हैं, डेल्टा सिग्मा 1। डेल्टा सिग्मा 1 इक्वल टू 48 है, और डेल्टा सिग्मा देखो थोड़ा थोड़ा मिसकंफ्यूजन लोचा क्रिएट कर देगा। डेल्टा सिग्मा 3 इक्वल टू आपका चेंज इन हाफ ऑफ चेंज इन वर्टिकल स्ट्रेस एट दैट पर्टिकुलर डेप्थ, तो डेल्टा सिग्मा 1, तो ये होगा आपका 24 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो डेल्टा सिग्मा डी इक्वल टू कितना होगा, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा सिग्मा 1 चेंज इन वर्टिकल स्ट्रेस माइनस डेल्टा सिग्मा 3 विच इज इक्वल टू यार सिंपली 48 माइनस 24, जो कि अगेन होगा 24 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझे? ये क्लियर है? ये समझ में आया कैलकुलेशन? ठीक, जब ये समझ में आ गया तो चेंज इन पोर प्रेशर इक्वल टू यू इनिशियल, अच्छा एक मिनट, चेंज इन पोर प्रेशर इक्वल टू कितना, पहले इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फिर मैं बताता हूं इसका वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बी टाइम्स डेल्टा सिग्मा 3 प्लस ए बी डेल्टा सिग्मा डी, सीधा ऐसे लिखेंगे। तो बी 0.92 दे रखा है इंटू 24 प्लस ए का वैल्यू कितना 0.4 इंटू बी का अगेन 0.92 इंटू कितना अगेन 24, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ गया आपका 30.91 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, चेंज इन पोर प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर डेप्थ। ठीक है, सो व्हाट इज दिस डेल्टा यू, इट इज इक्वल टू यू इनिशियल, देखो डेल्टा यू छोड़ो, मेरे को ये बताओ यू फाइनल कितना होगा, यू इनिशियल प्लस दिस चेंज, यही तो हम देख रहे हैं, ये क्या है, दिस इज चेंज इन पोर प्रेशर ना, चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन पोर प्रेशर, और ये हमने कहा निकाला एट बेस ऑफ डैम, जहां पे हमको शियर स्ट्रेस निकालनी है वहीं पर हमने ये चेंज भी निकाला, तो वहीं पर निकाल रहे हैं हम पोर प्रेशर, तो वहां पे पोर प्रेशर यू फाइनल इक्वल टू क्या होगा, यू इनिशियल प्लस डेल्टा यू, यू इनिशियल का वैल्यू 0 दे रखा है, तो प्लस डेल्टा यू कितना 30.91, सो एट बेस जो पोर प्रेशर है उसका वैल्यू कितना 30.91 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल अब सीधा लिखिए, सी डैश का वैल्यू कितना, सुनो सी डैश प्लस सिग्मा एन इफेक्टिव tan फाइव, यही ना शियर स्ट्रेंथ। ओके, तो शियर स्ट्रेंथ इक्वल टू सी डैश का वैल्यू कितना 50 प्लस सिग्मा एन इफेक्टिव का वैल्यू कितना होगा, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर tan फाइव डैश, तो tan फाइव डैश मतलब फाइव का वैल्यू सीधा लिख देते हैं ना, ये कितना है 16 डिग्री, तो 50 प्लस
टोटल स्ट्रेस कितना, 8 मीटर की इम्बैंकमेंट है, 16 है बल्क यूनिट वेट, माइनस 4 वाटर प्रेशर कितना 30.91 आपने निकाल लिया, गुना 1016 इक्वल टू, लगाइए कैलकुलेटर, 77.84 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? दैट इज योर शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इन दिस 8 मीटर हाइट एम्बैंकमेंट हियर। ठीक है, ये हाइट कितना है 8 मीटर, ये आपका शियर स्ट्रेंथ है टाउ एस। समझे स्केम्पटन्स पोर प्रेशर को कैसे यूज करना है, पोर प्रेशर पैरामीटर को? तो अच्छा क्वेश्चन था, समझ गया होंगे, लिख लीजिए। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो गया ओवर। जय श्री राम, विश यू ऑल हैप्पी रामनवमी। आज रामनवमी का दिन है, आज ही खत्म हुआ है ये चैप्टर। याद रखना कि शियर स्ट्रेंथ कभी रामनवमी के दिन खत्म किए थे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप जल्दी खत्म हो जाएगा, 2 क्लास में, लंबा चलेगा फिर से थोड़ा, मतलब ये 1 सप्ताह लगेगा मान लो मोटा मोटी सॉइल खत्म होने में। सॉइल खत्म होने के बाद सोम चालू करेंगे। सोम चालू क्या करेंगे, चैप्टर 2 पर हम लोग ऑलरेडी हैं, है कि नहीं? तो वहीं से जहाँ पे हुक्स लॉ वगैरह पढ़ लिया था, सब कुछ ये जनरलाइज्ड हुक्स लॉ वगैरह सब कुछ बता ही दिया था। ठीक है, थर्मल स्ट्रेसेस वगैरह बताना है चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 खत्म, उसका सोम सोम ज्यादा कुछ है नहीं, है ना, सिंपल सिंपल चीजें हैं सोम में, जल्दी खत्म हो जाती है सोम। सॉइल में ही बहुत लिखवाना वगैरह पड़ता है, इसलिए ये लेंदी लगता है। सोम वगैरह छोटा, मतलब डेरिवेशन है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ओके, चलो भाई, ऑल द बेस्ट।